बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है, कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए वाक़यात के साथ जो दुनिया भर में रूनुमा हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि हम कोशिश करते हैं कि दुनिया, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर, आलमी दुनिया में होने वाली नई नई पेशरफ्त, नए नए वाक़यात, नई नई खबरों को आपके सामने किसी न किसी अंदाज में अपने तजज़िये के साथ और माहिर तज्ज़ियाकार जो क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर खबर के बारे में, उनको अपने अंदाज में आपके सामने पेश करें। हमारी राय से इत्तफाक करना या इख्तलाफ करना ये आपका अपना ज़ाती फ़ेल है और हमें इसमें कोई हर्ज भी नहीं। यकीनी तौर पर हर चीज़ को, हर ख़बर को, हर वाक़े को देखने के कुछ एंगल्स होते हैं। हम एक एंगल से देख रहे होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपने इस कैमरे को इस एंगल से देख रहा हूं तो आप इसी कैमरे को बैक से यानी कि पीछे से देख रहे होंगे, तो दोनों के देखने के अंदाज का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन शायद उस खबर की असल जो अहमियत और हक़ानियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं रह सकती। यही हमारा असल मकसद भी होता है कि सब अपने अपने अंदाज से हम क्या समझते हैं किसी खबर या किसी वाक़े के बारे में। तो सबसे पहले आलम इस्लाम का सबसे इस दौर का सबसे बड़ा वाक़या मैं कहूँगा एक सबसे बड़ा कत्ल है हालिया दौर का, इस्माइल हानिया। हमास के सरबराह को ईरान में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया मैं कहूँगा यकीनी तौर पर। और ये आलम इस्लाम के लिए एक दस्तक है कि अब भी अगर ना उठे तो ये वाक़यात पै दर पे होते रहेंगे और आपके लीडरान आपके घरों में आकर लुक़्मा अजल और जाम शहादत नोश करते रहेंगे और मैं और आप जो है इसी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी असेंबलियों के अंदर मुज़म्मती करारदादें पेश करते रहेंगे। अवाम अपना रोल तो प्ले कर रही है, कोशिश कर रही है कि नामसाइद हालात में भी किसी न किसी अंदाज में गज़ा और फ़लस्तीन के साथ पहले भी खड़े रहे थे, अब भी खड़े हैं और शायद आइंदा भी खड़े रहेंगे। लेकिन क्या अवामी सतह पर ही, क्या सिर्फ अवामी सतह पर ही एहतजाज इस बात की दलील है कि हालात बेहतर हैं? क्या जो गैर मुल्की प्रोडक्ट्स हैं, जो मसनूआत का बाइकॉट है, क्या यही इसका हल है कि आप बाइकॉट करके उनको मुआशी नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? और क्या आप इतना मुआशी नुकसान पहुंचाने की अहलियत या सलाहियत रखते हैं कि उनकी कंपनीज बंद हो जाएंगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे और वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे? अपना हिस्सा जरूर अदा हो रहा है, लेकिन एक कॉन्क्रीट भरपूर शक्ल में काम नहीं हो रहा। और यही वजह है कि दुश्मन को जब जब भी मौका मिल रहा है वो अपनी पूरी कोशिश करके किसी न किसी अंदाज में मुसलमानों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है। शायद मुसलमान आपस में एक दूसरे को नहीं झंझोड़ते, इस किस्म के वाक़यात से दुश्मन हमें झंझोड़ रहा है कि अगर खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाओ। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि आलम इस्लाम पहले की तरह इसी तरह से ऊँगता रहा और एक बार फिर एक बहुत बड़ा लीडर आलम इस्लाम का ही कहूँगा, फ़लस्तीन की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान, कहते हैं कि 70 से ज़्यादा इनके अपने ख़ानदान के 70 से ज़्यादा बड़े बूढ़े जवान और बच्चे जाम शहादत नोश कर चुके अब तक, जिनके कांधों पर लाशें लिए इन्होंने तदफीन की है इस्माइल हानिया ने। और बिल आखिर अब से कुछ दिन कबल इन्हें भी शहीद कर दिया गया। ईरान में शहादत हुई है इनकी और मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ अभी तहकीकात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक, पहले हम उन ममालिक की तरफ बात करें जो आलम इस्लाम के चैम्पियंस कहलाते हैं। पहले मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की असेंबली ने इस पर अपनी जो है वो मुज़म्मती करारदाद पेश की है और सिर्फ इस्माइल हानिया को और फ़लस्तीन के साथ ज़ाहिर यकजहती किया है, लेकिन इसराइल को कुछ कहने से गालिबन इज्तनाब किया गया है। पहले शायद 2 किस्म की कोई बयानात सामने आए थे हुकूमत के सरकारी सतह पर। पहले में शायद कोई इसराइल का नाम था, लेकिन दूसरे से भी इसराइल का नाम भी हटा दिया गया। बहरहाल ये एक हुकूमती पॉलिसी होती है कि किसी मुल्क पर जब तक के कोई चीज़ वाजे ना हो जाए हम किसी मुल्क को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और ममलिकतों को और रियासतों को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये रोज़े रोशन की तरह आया बात है कि इस्माइल हानिया के कत्ल में जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस्लामी उम्मा के इस अजीम लीडर को शहीद करने में जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो इसराइल को ही हुआ होगा और हुआ है। लाजमी सी बात है कि हमास और इसराइल के दरमियान जो सिलसिला एक तवातुर के साथ जारी है और नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये किस अंदाज से आगे बढ़ेगा।
तो इसके लिए इस्माइल हानिया को निशाना बनाना ज़रूरी था। और ये निशाना ख़ुद इस्माइल हानिया के फ़लस्तीन में नहीं बनाया गया, किसी और मुल्क में जहाँ वो उमूमन शाम बेरूत में वो रहते हैं, वहाँ भी रैश पजीर रहते हैं, वहाँ नहीं बनाया गया, ईरान में बनाया गया। ये एक और जिसे कहते हैं कि आलम इस्लाम को एक और जद पहुँचाने की कोशिश की गई। ईरान वो मुल्क है जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। पूरे आलम इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो ईरान वो वाहिद मुल्क है, नज़र आता है कि उसने इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त मौक़िफ़ इस्तेमाल किया हुआ है और इसराइल पे हमला भी कर चुका है। और उनके जो लीडरान के बयानात हैं वो उमूमी तौर पर आलम इस्लाम के हक़ में और दुश्मनाने इस्लाम के मुखालिफ में के ख़िलाफ़ हुआ करते हैं। इस मुल्क में इस्माइल हानिया को निशाना बनाने की कोशिश, उन्हें शहीद करने की कोशिश, मैं और आप समझ सकते हैं कि कितना इस मनसूबाबंदी में और इसकी अगर सोच को देखा जाए कि दुनिया को, आलम इस्लाम को उंगलियां उठाने का मौका मिले ईरान पर। देखिए आप कि एक ईरान जो सिपह सालार बनने की कोशिश में मसरूफ़ है, आलम इस्लाम की लीडरशिप उसके हाथों में है और दुश्मन जहाँ भी मुसलमान तकलीफ में होता है, ईरान अब पूरी कोशिश करता है किसी न किसी अंदाज में। मैंने कहा कि हर रियासत की, हर ममलिकत की अपनी एक इस्तेदाद है और अपनी एक लिमिट्स हैं, लेकिन ईरान हमेशा अपने लिमिट्स को पूरी तरह इस्तेमाल करता है। तो ईरान में इस शहादत का, इस हमले का नुकसान, दो पाया नुकसान मैं कहूँगा कि दो तरफ से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। एक तो एक अजीम लीडर से मुस्लिम उम्मा को और एक अजीम जंगजू लीडर से मैं कहूँगा मुस्लिम उम्मा को जो है महरूम किया गया। दूसरा, ईरान पर क्वेश्चन मार्क्स, ईरान की सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क। गुज़िश्ता माह हमने देखा कि ईरान के अपने सदर जो है वो एक फ़िज़ाई हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए और इस पर भी अभी कोई वाज़े सबूत सामने नहीं आया कि आया ये हादसा था, वाक़या था या कोई सोची समझी मंसूबाबंदी थी। अभी इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस कत्ल ने, इस शहादत ने तो वाज़े कर दिया कि ये एक इंतहाई सोचा समझा मंसूबा था। और हालिया बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो अब तक सामने आ रही हैं और ग़ालिबन इस पर अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी, ग़ालिबन मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि जहाँ इस्माइल हानिया जिस लॉज के अंदर, जिस जगह पर ठहरे थे, वहाँ पर अब से कई दिनों पहले, कुछ तो कहते हैं कि 2 माह पहले जो है वहाँ बॉम्ब नस्ब कर दिए गए थे। देख लीजिए कितना आसान हो गया है इसराइल के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने बड़े इवेंट में, यानी कि हल्फ बर्दारी की तकरीब थी ईरान के नए सदर की, वहाँ पर मुस्लिम उम्मा के और आलम इस्लाम के ही नहीं बल्कि दुनिया के लीडरान मौजूद थे और वहाँ पर इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए उनकी रहाइश गाह पर जो है वो बम तक जो है वो नस्ब कर दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क तो है ईरान की सिक्योरिटी पे, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है और ईरान बड़ा मुस्तरब भी होगा और ईरान को शायद शर्मिंदगी और पशेमानी भी हो ईरानी इस सिक्योरिटी लैप्स पर कि एक अजीम लीडर से महरूम हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश जब तक के सामने नहीं आती, कुछ कुल्ली तौर पर कहना आसान नहीं होगा हम सब के लिए। लेकिन अब ईरान क्या करेगा? ईरान ने खुल्लम खुल्ला जो है इस शहादत पर, इस वाक़े पर अपना ऐलान जंग फरमा दिया है और कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ईरान के बदला लेने के? बहुत सारे डायमेंशंस में इस पर बातें हो रही हैं और आया ये पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा। इसके अलावा ईरान की अपने जो आला उमरा हैं, ईरान की अपनी जो हायर अलर्ट है, हायरकी है, उसकी सिक्योरिटी भी क्वेश्चन मार्क है। तो ईरान को मज़ीद बेहतरी देखनी होगी, अपने इस सिक्योरिटी लैप्सेस को कंट्रोल करना होगा। और मैंने फिर कहा कि जब तक तहकीकात का अंदाज़ा नहीं हो पाता, ये कहना इंतहाई मुश्किल होगा कि ये इस हमले के पीछे कौन से हाथ कार फरमा थे, क्या इंटरनल सहूलतकार थे, क्या एक्सटर्नल लोगों ने इसमें अपना रोल प्ले किया। ओवरऑल
इसको इसको किसी न किसी अंदाज तक, किसी मंतक के अंजाम तक तो पहुंचना चाहिए। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर आलम इस्लाम की सर्द मोहरी जो है वो एक बार फिर सामने आ रही है। और आप और मैं किसी मुल्क पर हम आह भी, जिसे एक शायर ने बड़ा खूबसूरती से कहा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो इसराइल के लिए कितनी आज़ादी है, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके इसराइल उस मुल्क के मेहमानों को पर हमला कर सकता है अगर इसने किया है। और ये इसराइल से पहले कर भी चुका है, और इस पे कई बार जो है वो जो है अमेरिका, इसराइल और ऐसे बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इन तमाम पाबंदियों से मुबर्रा कैसे हो सकते हैं। आप और हम बॉर्डर के इस पार पर नहीं मार सकते, लेकिन इसराइल को, अमेरिका को और दीगर जो है वो दुनिया के बड़े ममालिक को ये बड़ी सहूलत हासिल है कि वो अपने दुश्मन को तलाश करते हुए दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं और वहाँ पर उसे जामे शहादत नोश करा दें, उसे कत्ल कर दें, उसकी जान ले लें। तो आलम इस्लाम कहाँ खड़ा है? आज वक्त की ज़रूरत नहीं है, 70 सालों से ये वक्त की ज़रूरत थी कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, को सामने आना चाहिए। क्या कमी है मुसलमानों के इन OIC में? क्या कमी है? सिर्फ दिल गुर्दे की, जिसे मैं कहता हूं कि दिलेरी की कमी है। वरना अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतने जो है मालो असबाब से नवाजा है, इतनी नेमतों से नवाजा है, इतनी मादनियात और पेट्रोलियम से नवाजा है कि शायद जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। लेकिन ये याद रखा जाए, आज अगर वो तमाम अल्लाह ताला की नेमतें इंसानियत के काम नहीं आ रही, मुसलमानों के काम नहीं आ रही, और मुसलमान इसी तरीके से, और आलम इस्लाम, और बल्कि मैं आलम इस्लाम से हट कर थोड़ी सी इंसानियत की बात करूँ। इंसानियत सिर्फ मुसलमान ही नहीं है। अगर आप, मैं कई बार देखता हूँ और कंपैरिजन करता हूँ, तो मुसलमानों की तरह जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो भी बहुत बुरे हालात में, उनके लिए भी खाने के लिए कभी कुछ नहीं होता। और ये सारे वो ममालिक जो इनके पेट का खाना चोरी करके अपने अपने मुल्कों में ले जाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो नाज़रीन कराम, बड़ी मुश्किल होती है जब इस किस्म की बातों पर हम गौर करते हैं और अपने अंदाज में इसको बयान करने की कोशिश करते हैं कि अब OIC को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को कुछ करना होगा, मिलकर बैठना होगा। कोशिश की गई, गुज़िश्ता अदवार में पाकिस्तान में OIC की कुछ मीटिंग्स हुई, पेशरफ्त भी हुई, और मुसलमानों को यकजा और इकट्ठा करने की कोशिश जो अब से कई सालों पहले पाकिस्तान ने की थी, जिसमें आपको शायद याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शाह फैसल, कर्नल कज़ाफ़ी, ये वो सारे वो नाम थे जो है वो जिन्होंने कोशिश की मुस्लिम उम्मा को यकजा करने की। क्या हुआ मैं और आप सब जानते हैं। अदालती कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, शाह फैसल का भी कत्ल हुआ, और कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी का क्या हुआ। और फिर इसके बाद अगर एक और लीडर, गो के उनकी अपनी गलतियां भी उसमें शामिल रहीं, सद्दाम हुसैन, तो उनका क्या हाल हमने देखा। ये एक अलग जो है नज़रिया है। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम ममालिक जो हैं किसी न किसी अंदाज में कोशिश करते हैं सर उठाने की, या सर उठाने की ना सही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर उठाने की ना सही, सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश भी करते हैं कि अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी आवाम के लिए कुछ कर पाएँ, वहाँ भी इन पर कदगरें लगा दी जाती है, वहाँ भी उनको रोक लिया जाता है। तो बदकिस्मती है ये हमारी, और शायद यही वजह है कि हमारे पास आने वाले दिनों में बहुत कम चांसेस होंगे, बहुत कम लोग होंगे, बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी कि हम मुस्लिम उम्मा को आज अगर हमने जो कोशिश ना की इनको यकजा करने की, इनमें इत्तेहाद और यगानियत पैदा करने की। कुछ वाक़यात और कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पर कौमों को यकजा होने का मौका मिलता है, और शायद इस्माइल हानिया की ये शहादत जो है मुस्लिम उम्मा को यकजा करने की शायद एक कोशिश हो जाए। लेकिन बदकिस्मती अब भी अगर हम ना जागे तो कहा यही जाता है कि दास्तां तक भी ना होगी हमारी दास्तानों में। नाज़रीन किराम, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और कुछ पाकिस्तान के मौजूदा अदालती और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान एक बार फिर वक्फे के बाद हाजिर है। और वक्फे से पहले मैं आलम इस्लाम के एक अजीम लीडर की शहादत पर गुफ्तगू कर रहा था। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान के मौजूदा हालात और हालात सियासी, अदालती और महंगाई और बिजली, पानी और बारिशों का जो सीज़न, मतलब किस पे बात करें किस पर ना करें। लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अदालती बड़ी बड़ी मोटी मोटी खबरें मैं आपके सामने पेश कर दूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़ास तौर पे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुमशुदा अफराद की जो एक सीरीज़ पर फैसले चल रहे हैं, उस पर जो पेशियाँ चल रही हैं, उस पर जो हियरिंग्स चल रही हैं, उस पर बड़े हौसला अफजा कुछ अहबाब की जानिब से तो ये हौसला अफजा है, लेकिन तौर पर कुछ लोगों के लिए हौसला अफजा नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल वहाँ से ख़बरें कुछ इस अंदाज से आ रही हैं कि जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस कियानी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो बड़े सख्त रिमार्क्स पास कर रहे हैं। और इस सिलसिले में और इसकी वजह से कई ऐसे लोग जो पाबंद सलासल थे, जिनका पता नहीं था कि ये कहाँ हैं, किस हालत में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं हैं। क्योंकि कोई शख्स अगर मिसिंग पर्सन जिसे हम कहते हैं, एक शख्स जिसे बदकिस्मती से मुझे ये जिक्र करना पड़ेगा एक बार फिर इस्माइल हानिया साहब का, कि एक शख्स, एक इंसान के बारे में पता चल जाए कि ये आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन मिसिंग पर्सन हमारे यहाँ बेशुमार हज़ारों की तादाद में है। बहुत सारे क्लेम्स हैं इन मिसिंग पर्सनस के लिए, बलूचिस्तान से लेकर कराची तक और कराची से लेकर अब मौजूदा हालात में भी। तो इन मिसिंग पर्सनस का पता नहीं चलता। गो के इसमें कई ऐसे खुद साख्ता मिसिंग पर्सनस भी होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैरून मुल्क अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर वो मिसिंग पर्सनस कहलाते हैं। ऐसा भी है, बिल्कुल है, और ये प्रूव भी हुआ इससे पहले भी अदालतों के ज़रिए भी और हमारे जो है तहकीकाती इदारों के ज़रिए भी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिसिंग पर्सन का सामने आना बहुत ज़रूरी होता है किसी न किसी अंदाज में। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता दिनों बहुत सारे ऐसे अहबाब जो हैं जिनके घर वाले तो ये तक कहते रहे कि हमें बताइए वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, हमें सिर्फ इतना पता चल जाए। क्योंकि मिसिंग पर्सन कहाँ है, किस हालत में है, क्या कर रहा होगा, इस वक्त है या नहीं है, ये वो घंटियाँ हैं जो हमारे जो अहले खाना होते हैं इनके सरों में बजती रहती हैं। और ये वो घंटियाँ हैं जिनके बजते रहने से जो है आपका पूरा निज़ाम ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इस पर बड़ी अच्छी पेशरफ्त अब अदालतों ने उठाई है। जस्टिस समन रिफत साहिबा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज हैं, उन्होंने एक मिसिंग पर्सन के लिए उनको प्रोड्यूस करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। फिर उन्हें अपनी छुट्टियों पे जाना पड़ा। इसके बाद जस्टिस जहांगीरी या कियानी, गालिबन मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इस पर मोहसिन अख्तर कियानी था या जस्टिस जहांगीरी थे, गालिबन मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने फिर इस पर दोबारा नोटिस लिया और उनके हाथ में फिर ये केस आया और उन्होंने इस केस पर फौरी तौर पर जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए कि हर सूरत में 6 अगस्त तक इन्हें पेश किया जाए। लेकिन खुशकिस्मती कि वो अगले ही दिन उन्हें, और बड़ा सख्त रिमार्क्स थे उसमें, यहाँ तक जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि हमारे इस अल्टीमेटम को जो हमने 6 अगस्त तक प्रोड्यूस करने के लिए दिया है, इससे वज़ीर आज़म की टेबल किया जाए, यानी कि उन तक ये बात हमारी पहुँचाई जाए। तो इसका असर हुआ या गालिबन पहले ही ऑलरेडी ये डिसाइड हो चुका था या बरामदगी ज़ाहिर हो चुकी थी, तो अगले ही दिन जो है वो मगवी जो है वो बाजियाब हो गए और गालिबन लग ये रहा है कि वो अपने घर को बखैर खूबी पहुँच चुके हैं। तो अदालतों की ये पेशरफ जो है ये यकीनी तौर पर अदालतें होती ही हैं इंसाफ फराहम करने के लिए मुआशरे में, और हमारी आवाम जो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाती है, अदालतों का काम ही यही है। अदालतों का असल काम ही यही है कि उन्हें इंसाफ उनकी दहलीज पर, जिसे ये सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है कि उनकी दहलीज पर, लेकिन पाकिस्तान पर उनकी दहलीज तो क्या, हमें अदालतों की दहलीज पर भी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन बहुत अच्छा है कि अब इस पर कुछ थोड़ी सी वर्किंग होना शुरू हुई है। और इसके अलावा सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान का मुआशी मयार जो है खुद हुकूमती हलकों के कहने के मुताबिक ही जो है वो बड़ी ज़बो हाली का शिकार है। और महंगाई के बाद अब
ताजिरों ने, मैं इससे पहले कि मैं सियासी और समाजी तंजीमों की बात करूं, ताजिरों ने स्ट्राइक्स का ऐलान कर दिया है। और मैं और आप समझ सकते हैं कि जिस अंदाज से ताजिर इस पूरे सिस्टम का हिस्सा थे और अब तक इनकी आवाज़ नहीं निकली थी, अब उन्होंने जो है वो बांगे दहल जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की है। और ये जो अनजस्टिफाइड टैक्सेस मुख्तलिफ सूरत में लगाए गए हैं, क्योंकि हुकूमत के पास अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी कि रियासत की मशीनरी को चलाने के लिए टैक्सेस के अलावा कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आ रही। ये बड़ी अहम तरीन बात है कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पर नहीं चलता हुकूमत के लिए और बहुत सारे अवामिल पैदा करने होते हैं। इंडस्ट्रीज़ का हाल जो है वो आपके और हमारे सामने है। मैं और आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ ज़ुबू हाली का शिकार है। और क्यों ज़ुबू हाली का शिकार है, ये बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के पास काम नहीं है। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि पावर नहीं है, ना गैस ना बिजली हम अब तक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। मैनेज करवाने की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर देना तो दूर की बात है, हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे, जो है उसे भी मैनेज नहीं कर पा रहे। और इसके बाद हमारा गैस का जो मौजूदा बहरान है, ये किस हद तक जोर पकड़ता चला जा रहा है। और फिर इसके बाद बड़ी बात हो चुकी है इस IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर, तो हुकूमत ने अब यकीन दहानी तो कराई है कि इस पर कुछ रिव्यू किया जाएगा और इन IPPs को बिठाया जाएगा, उनसे कुछ बात की जाएगी। और आवाम की जेब से जो ये डाका डाला जा रहा है, आवाम की जेबों पर जो ये डाका डाला जा रहा है कि हर बिल में हमें कई गुना से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं बहुत सारी मदों में। और IPPs जो है वो कैपेसिटी चार्जेस के तौर पर जो है वो हमसे जो अरबों रुपया जो है बिना किसी प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, उस पर कुछ बात होगी। और अगर इस पर हुकूमत किसी भी अंदाज से, कुछ थोड़े ही सही अंदाज में कामयाब होती है तो ये बड़ी कामयाबी होगी और इस ऊँट को किसी न किसी करवट बिठाना होगा। इतना आसान नहीं है कि हम इसको इसी अंदाज से छोड़ दें। तो हुकूमत अपनी तौर पे कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन ताजिर भी अब सरापा एहतजाज हैं। आप और हम जानते हैं कि अजनास, जिसे हमारे यहाँ जो है अजनास की मार्केट जोड़िया बाज़ार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, पूरे पाकिस्तान में अजनास से वाबस्ता सनतों ने जो है वो स्ट्राइक का ऐलान किया है। और 3 दिन से, गुज़िश्ता 3 रोज़ से तो वो स्ट्राइक पर थे। आज की गालिबन कोई ख़बर अब तक मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन 3 रोज़ा स्ट्राइक एक बड़ी स्ट्राइक होती है, एक बहुत बड़ा हुजूम होता है इनके कारोबार का। और वो अगर 3 दिन तक बंद रहे तो आप और हम समझ सकते हैं कि इजनास की किल्लत अपनी जगह, रेवेन्यू की मद में भी जो है वो बड़ा नुकसान हुकूमत को हो सकता है। तो हुकूमतों को यकीनी तौर पर ख्याल रखना होगा, इन तमाम ताजिरों को उनके साथ बैठना होगा। और इसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI जो हमारी ताजिर अंजुमनें हैं, हमारी प्राइम ताजिर अंजुमनें हैं, उनको अपना रोल प्ले करना होगा। वो तो अपने, मुझे न जाने क्यों समटाइम ऐसा महसूस होता है कि उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। वो अपने वही SROs, वही अवार्ड्स, वही जो इनके अल्ले तल्ले हैं उसमें मसरूफ़ हैं। और यही हुकूमती शख्सियात इनकी जो है वो तकारीब का हिस्सा हुआ करती हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि अवाम क्या कर रहे हैं, ताजिर कहाँ जाए। जब ताजिर परेशान है, एक तरफ ताजिर हड़ताल पर हो, तीन रोज़ा हड़ताल जिसे में कहते हैं कि अजनास की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हड़ताल पर हो, और दूसरी जानिब जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अवार्ड्स का एक फंक्शन रखा गया हो, और उसमें यही हुकूमती अकाबरीन जो है वो तशरीफ़ लाकर अपने बुलंद बांग दावे कर रहे हों कि कराची ऐसा है और कराची वैसा है। मतलब कैसे मान लिया जाए। कराची की ताजिर अंजुमन, कराची का ताजिर परेशान है। आप हैरान होंगे कि स्टेशनरी, जिसे हम बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें समझते हैं, तालीम की ज़रूरत की बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, उस पर भी कुछ जो टैक्सेस का इजाफा हुआ है उस पर भी एहतिजाज का सोचा जा रहा है। और लग ऐसे रहा है कि किताबों और बुक्स से वाबस्ता सनत जो है वो भी अब सरापा एहतजाज बनने की कोशिशें करेगी, और आगे आने वाले दिनों में कुछ और हड़तालें भी हम देखने वाले हैं। तो हुकूमत को मतलब कैसे, ये मुल्क क्या ऐसे चलता रहेगा? क्या हम सिर्फ सियासी जो है पैचो खम में ही उलझे रहेंगे? हमने हमारी ताजिर बरादरी को या हमारी आवाम को एतमाद में नहीं लेना, मतलब ये कब तक चलेगा? तो बराए करम हुकूमत को अब सोचना होगा कि ये मुजाहरे और ये एहतजाज जो है अगर ज़ोर पकड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का ख्याल होता है ऐसी क्योस पैदा रखना, हुकूमतों का ये जो है वो की कोशिश होती है कि ऐसा कोई क्योस रहे जिसके बायस जो है वो लड़ाओ और हुकूमत करो।
ये भी एक टैक्टिक्स जरूर हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। मेरा ख्याल है कि इस पर हुकूमतों को बड़ी संजीदगी के साथ गौर करना होगा कि ताजिरों को कम से कम अपने एतमाद में ज़रूर ले लें। 2 धरने बैक वक्त पिछले हफ्ते में मैंने और आपने देखे। एक गवादर में जो है वो बलोच जो है कौम ने, बलूचिस्तान के रहने वालों ने मारंग बलोच की सरबराही में वहाँ पे एक गवादर में एक धरना जारी रखा, और दूसरी तरफ कराची में एक धरना जो टीएलपी का ख़त्म हुआ, इस्लामाबाद में एक धरना जो है टीएलपी का ख़त्म हुआ, उसके फ़ौरन बाद जमात इस्लामी ने वहाँ अपने धरने का आगाज़ किया। और पहले मैं ज़रा सा उसकी बात कर लूँ, मारंग बलोच जरगे और धरने का, तो उसमें एक कसीर तादाद आपको और हमें सोशल मीडिया पर नज़र आई। मेन स्ट्रीम मीडिया ने यकीनी तौर पर इसको बहुत ज़्यादा सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो उस पर जो है वो मुझे और आपको नज़र आता है कि बलोच जो है बलूचिस्तान के रहने वाले, बलूचिस्तान की आवाम ने भरपूर अंदाज में पजीराई बख्शी है इस धरने को। और बलूचिस्तान बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका हमारी इस पाकिस्तान का हमेशा से किसी न किसी मसले की वजह से ज़ेर उताब रहा है, दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है वहाँ पर, क्योंकि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा, तो उनका जो डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन जो है, ये भी जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो जब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब रहती है तो यकीनी तौर पर अफवाहें और क्योस जो है वो भी बढ़ता रहता है। तो बलूचिस्तान पर बड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान के पहाड़ों को हमारी मादनियात से माला माल रखा है। यकीन करें कि अगर ये दुनिया और अगर हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं वो हम पर निगाह रखे हुए हैं और बलूचिस्तान में इतनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ या हमारे वहाँ के नौजवानों को की ब्रेन वॉश करने में जो इतना पैसा सर्व कर रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी सर्व कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यही है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, ये मैं आपसे वसूख के साथ कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग इसकी छोटी सी मिसाल है, रिकॉर्डिंग एक छोटी सी मिसाल है। नाज़रीन करम, क्या वजह है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्या वजह है, पाकिस्तान ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, ना ही और किसी चीज़ों में इतना कोई दुनिया का चैंपियन बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ज़ेर उताब रखना ही है। पाकिस्तान पे ये मामला इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रहते ही रहते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह हमारा महल वकू है, वजह हमारी मैन पावर है। मैंने एक मरतबा इसी प्रोग्राम में गोश गुजार किया था कि हुकूमतों ने हमें अब तक कुछ नहीं दिया, लेकिन जितना भी दिया है, अगर हुकूमतों ने जो भी दिया है अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी जो है वो जो है अपनी विल को सामने रखते हुए, आवाम को जितना दिया है, आवाम के लिए जितनी सहूलतें फराहम की हैं, उसमें तमाम सहूलतें आ जाती हैं, गैस, बिजली, पानी, सड़कें और मतलब वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, जो भी फराहम किया गया है आवाम को दुनिया में। ये स्टडी में कोई काफ़ी पुरानी स्टडी है, कोई 10-12 साल पुरानी, शायद आज तो इससे भी बुरे हालात होंगे। 10-12 साल पुरानी स्टडी है कि वहाँ पर पाकिस्तान को जो है कोई 100 से भी बाद का नंबर मिला, 100 से भी बाद का नंबर, यानी कि हमें हमारी हुकूमतों की तरफ से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो भी मिला दुनिया में, ये भी एक स्टडी की गई, एक इसके बिल्कुल मुतजाद एक स्टडी, कि जो भी हुकूमतों से मिला उनको बुरूका ला कर अपने मुल्क के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस मुल्क के बाशिंदों ने, वहाँ की आवाम ने कितना जो है अपना पोटेंशियल पेश किया। तो आप हैरान होंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान का 7वां नंबर, यानी कि इतना मैन पावर, इतना रिच मैन पावर है हमारे पास कि अगर पाकिस्तान को और आवाम को ये सारे पहाड़, ये सारे दरिया, ये ऊंचाइयों से लेकर, बुलंदियों से लेकर ज़ेरे ज़मीन तक की चीज़ें मैसर आ जाएं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। यही दुश्मन को खटकता है, यही दुश्मन फोर्सी करता है, अगले 50 सालों की, 100 सालों की तरतीब देखता है, और हम सिर्फ़ और सिर्फ आज और अभी की रोटी की तलाश में रहते हैं। नाज़रीन कराम, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वो कुछ थोड़ी सी बात जो है पाकिस्तान के और कुछ हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री के बारे में करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में कुछ थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कई सवालात लोग हमसे करते हैं, कई लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे और नुकसानात इन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में होते हैं। तो आज कुछ मिली जुली सी बातें जहन में आ रही हैं, और देखना भी है कि इसको किस तरीके से, किस करवट हो सकता है कि अगले किसी प्रोग्राम में हम इसको मज़ीद तफसील के साथ जो है वो आप सबके सामने बयान करने की कोशिश करें, ताकि अवामुन्नास को इससे कुछ ना कुछ, किसी न किसी अंदाज में फ़ायदा पहुँच सके। तो पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस का आजकल रुझान बहुत बढ़ गया है, और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो हैं 5, 7, 10 हज़ार रुपये, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। एक फैमिली को ये कार्ड दिया जाता है। मुख्तलिफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो तकाफुल का नाम लेकर, प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं इसमें, और कुछ पुरानी कंपनीज़, प्राइवेट सेमी प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ जो हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। तो ये एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, आप किसी भी जो है वो हॉस्पिटल में जाकर अपनी फैमिली का, जो भी लोग उसके अंदर कवर होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी या और बहुत सारी चीज़ें इसी किस्म का पार्ट होती हैं दुनिया भर में। और अगर आप देखें अमेरिका, यूरोप और बहुत सारे ममालिक में जो है ये कार्ड बड़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वहाँ जो है हेल्थ की ज़रूरियात जो हैं वो बड़ी महंगी हुआ करती हैं, और वहाँ पर अफोर्डिंग जो है वो कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। तो वहाँ इसका रिवाज बहुत अरसे पुराना है, और अच्छा खासा अमीर आदमी भी अपने पास एक हेल्थ कार्ड ज़रूर रखता है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, और वो इससे अपनी जो है वो ज़रूरियात, वक्ती ज़रूरियात जो भी उस वक्त हेल्थ की होती हैं वो पूरी करता है, एज़ पर देयर लिमिट और एज़ पर देयर प्रीमियम, यानी कि वो कितना पे करता है उसी के अगेंस्ट में उसको उसका जो है वो उसकी लिमिट मिलती है। पाकिस्तान में भी एक सिलसिला शुरू हुआ है, और इस आइडिया को अब से पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK से शुरू किया था, और हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए का हर फैमिली को ये इंश्योर कर दिया गया था कि आप किसी भी KPK के किसी भी, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये उस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव था। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी NGOs ने और बरादरियों ने और कम्युनिटीज़ ने जो है वो भी अपने अपने तौर पर इसका आगाज़ किया, और ये एक अच्छी रविश है। मेरा ख्याल है कि लोगों को बजाय ये कि, क्योंकि इलाज इतना महंगा होता चला जा रहा है कि इस पर अब आप किसी फ़र्द वाहिद को इलाज की सहूलत देना आपके लिए इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप उसी पैसे से जो अगर आपने इलाज के लिए मुख्तस किया है, कोई 10, 20, 25, 50 ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड की सहूलत दे दे, तो ये आपके लिए को बहुत, किसी उमरा और कम्युनिटीज़ के लिए को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो 10, 12, 25, 50 ख़ानदान जो हैं वो बाआसानी किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अपना अच्छा इलाज करा सकते हैं उस कार्ड की बदौलत। तो ये एक, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, और इतना आसान नहीं है। कुछ इसमें परेशानियां हैं। मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ जब इमर्जिंग हो रही होती है, तरतीब दी जा रही होती है, तो उसमें कुछ मसाइल आते हैं, और कुछ ऐसी जो है ऐसे लोग भी आ जाते हैं इसके अंदर, कुछ ऐसी कंपनीज भी इसमें शामिल हो जाती हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी अंदाज में पैसे कमाना होता है, उनको सर्विसेज देना नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो सर्विसेज भी दे रहे हैं, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो है ये इंडस्ट्री अब परवान चढ़ रही है, और मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले दिनों में जो है ये और बेहतरी की तरफ जाएगी, और मुझे यकीन है कि शायद आगे आने वाले दिनों में इस पर बेहतरी के साथ साथ अवाम को भी सहूलत मिलना शुरू होगी। और जब अवाम को सहूलतें मिलेंगी तो शायद मैं समझता हूँ कि वही वो वक्त होगा कि इस इंडस्ट्री को हम एक परफेक्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं। कई नए लोग आएंगे, इसमें कई कॉम्पिटिशन्स का सिलसिला भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल इसको मैं एक खुशाइन कदम कहूँगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर लोगों की जेब में उनके 5-10 लाख रुपए तक का इलाज की सहूलत का रुक्का मौजूद हो, कार्ड मौजूद हो, और वो किसी भी जगह पर जाकर, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, उसमें हॉस्पिटल की भी कोई लिमिटेशंस ज़रूर हैं, उसमें इलाज की मुआवजे की भी लिमिटेशन ज़रूर हैं, लेकिन एक फौरी तलवार जो हर किसी के सर पर लटकी हुई होती है किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में, किसी भी नागहानी सूरत हाल में, तो कम से कम ये एक ज़रूर आसानी हो जाती है। तो वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने तौर पर वो कम्युनिटी का इंतज़ार ना करें। 5-7 हज़ार में कोई कार्ड लेना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। साल की ये फ़ीस होती है, और उसमें कोई 4-5 लाख रुपए तक का इनका इलाज मुफ्त हो सकता है किसी भी हॉस्पिटल में। मैंने फिर कहा कि हॉस्पिटल की और इमराज की कुछ लिस्ट होती हैं, उसको देख के, क्योंकि देखना ज़रूरी है
मैंने कहा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो आप करने जा रहे हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी अगली जो बात हेल्थ इंश्योरेंस से हटकर मैं लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 2, 5, 10, 20, 25 सालों तक के लिए होती है, और इसमें जो है फ्रॉड के चांसेस कई गुना ज़्यादा हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस के मुकाबले में। हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें क्योंकि 10-20 साल 25 साल की जो आपकी लिमिट, आपकी जो कमिटमेंट होती है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो इस दरमियान में कई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उनके अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में। हुकूमती सतह पर जो तब्दीलियां होती हैं उसको भी इंडल्ज कर दिया जाता है इसी पॉलिसी के साथ। और होता यह है कि जिस वक्त आप पॉलिसी ले रहे होते हैं, जिस वक्त पॉलिसी एजेंट आपके सामने बैठा होता है, उस वक्त के जो सब्ज बाग हैं, सुहाने ख्वाब हैं, वो कुछ और होते हैं। लेकिन जूं आप 1 बार 2 बार 3 बार कुछ साल इसमें गुजारते हैं, अगर आपको पता ना हो, और मैं वसूख के साथ कहता हूँ, ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब तक लाइफ इंश्योरेंस जिन्होंने भी हासिल की है उसमें से 10% लोग भी नहीं जानते कि टेक्निकली क्या हो रहा है, इन्हें क्यों इतना दिया जा रहा है, देना पड़ रहा है, और इन्हें कितना मिलेगा, किस तरह से, कहाँ से, किस परसेंटेज से आपको ये दिया जा रहा है, किस परसेंटेज से आपसे लिया जाएगा। मतलब इतनी टेक्निकलिटीज़ जो है वो आपको नहीं पता होंगी। और क्यों नहीं पता होंगी, इसकी वजह ये है कि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां देती ही नहीं है। ये ऐसा मुबहम सा तरीका होता है, आसान और सहल नहीं बनाते, इनको मुश्किल तरीन सूरत हाल में, पेचीदगियों में उलझाए रखते हैं। वो एजेंट ही वो वाहिद आदमी होता है जो आपके सामने होता है, जो आपको इस पेचो खम से निकाल भी रहा होता है। लगता तो यही है कि वो आपका बही ख्वाह है, आपका खैर ख्वाह है, और होता भी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनका बिजनेस है, वो अपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्लाइंट्स को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो उनकी बेहतरी भी होती है। लेकिन इसके साथ जब आप अपनी उस पॉलिसी की मियाद को पूरा करते हैं, जो आपको आगाज में कहा गया और जो आपका अंजाम हो रहा होता है, अब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल के बाद कौन सी बात है जो आपको याद रहती है? मेरा तो ख्याल है कि जो आप पेमेंट देते हैं उसकी रसीदें भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, कोई फाइल भी मेंटेन नहीं हो पा रही होती है। मतलब जो एजेंट आपके साथ मुंसलिक होता है किसी न किसी अंदाज में, शायद हो सकता है कि वो अपनी को फाइल मेंटेन कर रहा हो और उसमें भी आपको याद नहीं कि आपने कब क्या दिया है और क्या आपने लेना है। एक अजीब गोरख धंधा सा हो गया है। तो बताना सिर्फ ये है, आज की इस नशिस्त में सिर्फ और सिर्फ ये बताना ये है कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस, और ख़ास तौर पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, इनसे किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उनके एजेंट आपके दोस्त हों, आपके कुर्बो जवार के लोग हों, उनको आप जानते हों या ना जानते हों, उनसे इन रिटर्न पहले सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए कि आपने कब क्या क्या करना है, कितना आपने देना है और इसके अगेंस्ट में आपको कितना मिलेगा। क्योंकि ये जो हिडन चार्जेस और हिडन कटौतियां जो होती हैं ना, जब आप 25 साल के बाद या 20 साल के बाद इनके सामने खड़े होंगे, जो आपको पहले दिन कहा गया था ये उससे मुकर जाते हैं। बहुत सारे अहबाब, हमारे बहुत सारे आसपास कुर्बो जवार के लोग जो हैं वो इस बात की शिकायत करते पाए गए कि 20 साल के बाद आज कहा जा रहा है कि आपको ये नहीं यूं मिलेगा, इतना नहीं इतना मिलेगा। वजह यह है कि ये दरमियान में 20 सालों में मामलात होते रहे। तो कैसे मैं और आप आज 20 साल के बाद उस पुरानी बातों को याद रख सकते हैं या उसको पकड़ सकते हैं? तो जो तमाम लोग जो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं को ज़रूर जाना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी तरह से समझ के, इन रिटर्न फाइल के साथ उन तमाम चीज़ों को समझ कर कि आज क्या होना है, कल क्या होगा, और जब आप पॉलिसी को मैच्योर कर देंगे, यानी कि आपके 20-25 साल पूरे हो जाएंगे, तब क्या होना है, ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में मज़ीद कुछ चीज़ें मेरे सामने आएंगी तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। कुछ ऐसे केसेस जो लोग लाइफ इंश्योरेंस से धोखा खाए हुए हों, वो अगर मुझे जो है मुझसे कांटेक्ट करना चाहें या अपनी राय देना चाहें, तो वो भी प्लीज़ मुझे अपनी राय से आगाह करें, ताकि मैं और आवाम को इससे आगाही दे सकूं, और ये सब हमारा अवेयरनेस का और लर्निंग प्रोसेस होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और आज के इस प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए मामलों के साथ। इजाज़त दीजिए अल्ताफ़ बयानी को। अल्लाह ने के बाद।